जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको रेलवे ग्रुप डी में जो साइंस आती है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं 25 नंबर की साइंस आती है, तो उसका एक पार्ट हम यहाँ पर करवा रहे हैं बायोलॉजी, जो कि स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड आ रही थी कि सर यहाँ पर बायोलॉजी शुरू कर दीजिएगा आप। और फ्रेंड्स, ये जो बायोलॉजी हम आपको करवा रहे हैं बहुत ही अच्छे लेवल की है, जो कि NCERT बेस है, फुल NCERT बेस है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये जो आपको हम करवा रहे हैं ये फुल हैंड रिटन नोट्स है, मेरे खुद के हैं फ्रेंड्स। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो ये फुल PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। चाहे से वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं और साथ में आप यहाँ पर वीडियो भी देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक कर देना। रेलवे की विभिन्न प्रकार की एग्जाम और ग्रुप डी के लिए तो 25 नंबर से अलग से साइंस है, फुल NCERT बेस्ड सॉल्यूशन आपको मिलेगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है और बाईलैंग्वेज रहने वाली है वीडियो फ्रेंड्स, पहली वीडियो रहने वाली है। और फ्रेंड्स, सारी वीडियो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। चैनल पर जो लोग नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक, और दोस्तों कंटेंट और क्वालिटी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और फ्रेंड्स, यूट्यूब पर ऐसी वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगी, फुल कंटेंट के साथ और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे वो नहीं लिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। शुरू कर लेते हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बात बता दूं, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान है, उसका मतलब शब्द की बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स ये है कि ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। और ये फ्रेंड्स बायोलॉजी है, जीव विज्ञान यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है बायोस यानी कि BIOS, ठीक है। दूसरा बना है फ्रेंड्स लोगस यानी कि लोगस। फ्रेंड्स, बायोस का अगर हिंदी अर्थ की बात की जाती है तो सजीव होता है, और लोगस का होता है अध्ययन, यानी कि अध्ययन का मतलब होता है टू स्टडी, इंग्लिश में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगर बायोस की बात कर लेते हैं सजीव यानी कि लिविंग। और फ्रेंड्स, ये वीडियो रहने वाली है बाईलैंग्वेज, यानी कि जो हिंदी और इंग्लिश है वो दोनों स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद रहने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जीव विज्ञान किसे कहते हैं, चार ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स एक थोड़ी सी आपको यहाँ पर डेफिनेशन मैं बता दूं, सजीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। और फ्रेंड्स इंग्लिश में बात कर लेते हैं तो स्टडी ऑफ लिविंग इज नाउन एज बायोलॉजी। बाईलैंग्वेज हमने बताया था, यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपको ये वीडियो उपलब्ध रहने वाली है, और फुल हैंड रिटन नोट्स हैं, काफ़ी अच्छी राइटिंग में है फ्रेंड्स। और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बायोलॉजी टर्म, अगला क्वेश्चन बनता है जो बायोलॉजी टर्म है यानी कि जीव विज्ञान का जो शब्द है वो फ्रेंड्स किसने दिया था एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछा जाता है। और ये NTPC की जो एग्जाम लगी थी 2021 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो बायोलॉजी टर्म है जीव विज्ञान शब्द है वो फ्रेंड्स लेमार्क और ट्रेविरेंस है, इन्होंने दिया था। और यहाँ पर आपको डेट भी दी गई है, सन भी दिया गया है, 1802 में दिया गया था। यहाँ तक हो गया कंप्लीट फ्रेंड्स। अभी हमारे पास में पेन टैब नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो उसके हिसाब से फ्रेंड्स हम यहाँ पर PDF के आधार पर पढ़ा रहे हैं। और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ शब्दों को ऐसे वैसे बोला जा सकता है, लेकिन फ्रेंड्स फुल PDF आपको मिलेगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और फ्रेंड्स पेन टैब और लैपटॉप जैसे ही आएगा फ्रेंड्स, उसके आधार पर हम वहाँ पर फुल हैंड रिटन नोट्स आपको कंप्लीट करवा देंगे, ये जो प्ले लिस्ट है इसके आधार पर, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूँ अब बायोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं वो कैसी होती हैं, कितनी होती हैं, क्या क्या होती हैं। तो यानी कि ब्रांच को बोलते हैं दोस्तों शाखाएं हिंदी में, और ये बाईलैंग्वेज बताया था हमने, तो ब्रांच इंग्लिश में हो जाएगा और शाखाएं हिंदी में हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों शाखा में दो शाखा होती है इनकी मेनली, तो फ्रेंड्स एक होती है जूलॉजी और एक होती है बॉटनी। अब फ्रेंड्स जूलॉजी को कहते हैं जंतु विज्ञान, जिसमें फ्रेंड्स मैं बता दूं जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और वनस्पति विज्ञान है फ्रेंड्स, उसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं जंतुओं में जो पोषण होता है, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर दोस्तों जंतु होते हैं वो परपोषी होते हैं, यानी कि हेट्रोट्रोपिक, और एक होते हैं विषमपोषी, ठीक है। परपोषी को विषमपोषी कहते हैं। और फ्रेंड्स परपोषी या विषमपोषी की जो परिभाषा है, यानी कि भोजन के लिए जो भोजन है उसमें दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये क्या रहते हैं, भोजन के लिए ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम मनुष्य की बात कर लेते हैं तो हम परपोषी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं फ्रेंड्स, जो हम घी खाते हैं भैंस का, ठीक है, रोटी अगर हम चुपड़ी खाते हैं तो घी दूसरों पर निर्भर है, भैंस के ऊपर निर्भर है, ठीक है। और भी दूध पीते हैं तो दूध भी हम दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पादपों में पोषण होता है, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो वो स्वयंपोषी होते हैं पादप, यानी कि स्वयं भोजन निर्माण करते हैं, मेक ओवन देयर फूड। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये जो होते हैं स्वयंपोषी वो अपना स्वयं का भोजन निर्माण करते हैं, यानी कि मेक अवन देयर फूड। और भोजन है वो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं, यानी कि बाय फोटोसिंथेटिक। जो हमारे हरे पेड़ पौधे हैं
वो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन निर्माण करते हैं जो कि स्वयं बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। उसके बाद में दोस्तों अब बायोलॉजी है। मेनली बायोलॉजी में आपको सभी को ये होना चाहिए पता कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहले तो उसके दिमाग में सिलेबस रहना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी है ना, ग्रुप डी में अच्छी लेवल की ग्रुप डी में साइंस पूछी जाती है, जिसमें दोस्तों 25 नंबर की अकेले साइंस रहती है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसमें भी 3 प्रकार की साइंस रहती है। एक तो फिजिक्स होती है, एक होती है केमिस्ट्री, एक होती है बायोलॉजी। अब दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही कमेंट सेक्शन में बता देना कौन वीडियो अच्छी लगी है। और दोस्तों इसके साथ ही हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी डेली ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे जो कि फुल पीडीएफ के आधार पर हम पढ़ाएंगे। और ये फ्रेंड्स मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। पीडीएफ आपको चाहिए इसकी फुल पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ लेना। ठीक है, फोटो को आप निकलवा लेना, फ्री है को फ्री है आपके ये सारे नोट्स। ठीक है, और फ्रेंड्स अब यहाँ पर जूलॉजी की बात कर लेते हैं। जंतु विज्ञान में सबसे पहले ह्यूमन सिस्टम हम पढ़ेंगे, यानी कि मानव तंत्र पढ़ेंगे। तो मानव तंत्र में क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो कंकाल तंत्र पढ़ेंगे यानी कि स्केलेटन सिस्टम, पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन, तंत्रिका यानी कि नर्वस सिस्टम, रेप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम, प्रतिरक्षी तंत्र पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम। फ्रेंड्स उसके बाद में मैं आपको बता दूं, दूसरा टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो ब्लड पढ़ेंगे यानी कि रक्त, आई आंख पढ़ेंगे, एनिमल यानी कि जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे यानी कि पोषण, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन्स और फैट और जो वसाएं होती हैं वो। उसके बाद में फ्रेंड्स मोटे तौर पर देखा जाए तो डिजीज पढ़ेंगे, पूरे रोग पढ़ेंगे, सैलवानी कोशिका पढ़ेंगे। अब साथियों बात कर लेते हैं बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान में। तो दोस्तों पादप वर्गीकरण पढ़ेंगे यानी कि प्लांट क्लासिफिकेशन, पादप आकारिकी यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यू, पादप हार्मोन प्लांट हार्मोन, पादप रोग यानी कि प्लांट डिजीज। ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, जो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान का पिता दोस्तों पूछा जाता है तो अरस्तु हो जाएगा, और इंग्लिश में पूछा जाएगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी तो एरिस्टोटल बोलते हैं इसमें इंग्लिश में। ठीक है, अब दोस्तों जंतु विज्ञान की पूछा जाए तो जंतु विज्ञान के पिता भी वही अरस्तु जी हैं। फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी ये दोनों के जो पिता हैं वो हो जाएंगे एरिस्टोटल। ठीक है, इंग्लिश में। हिंदी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अरस्तु हो जाएगा। अब दोस्तों फादर ऑफ बॉटनी की बात कर लेते हैं। तो वनस्पति विज्ञान है उसके पिता की बात करें तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि जो वनस्पति विज्ञान है उसके पिता हो जाएंगे थियोफ्रेट्स। ठीक है, अब दोस्तों आधुनिक जीव विज्ञान के पिता की अगर पूछा जाए तो आधुनिक जो जीव विज्ञान है उसके पिता की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ठीक है, अब दोस्तों इन्होंने उद्विकास का सिद्धांत दिया था, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया था। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, चार्ल्स डार्विन, थियोफ्रेट्स, एरिस्टोटल और एक और आपको दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं चार्ल्स डार्विन है, उन्होंने ये उद्विकास का सिद्धांत दिया था। तो इंग्लिश में अगर बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और फ्रेंड्स इनकी बुक थी, आधुनिक जीव विज्ञान के जो पिता थे चार्ल्स डार्विन, उनकी बुक थी फ्रेंड्स ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, ये चार्ल्स डार्विन हैं वो गैलापागोस द्वीप समूह की यात्रा पर निकले थे, और इन्होंने वहाँ पर डार्विन की फिंच एक पक्षी है तो उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, डार्विन की एक फिंच एक पक्षी है तो उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, यात्रा पर निकले थे। तो उस समय उद्विकास का सिद्धांत यानी कि बुक इनकी है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। फ्रेंड्स फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी यानी कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता। तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, कैरोलस लीनियस ये थे। और फ्रेंड्स इसको कार्ल लीनियस भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दोनों मिल जाएंगे, कैरोलस लीनियस हो जाएगा या कार्ल लीनियस, दोनों हो जाएंगे। दोस्तों इन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी कैरोलस लीनियस ने। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन हैं, तो दोस्तों आपको करना है कार्ल लीनियस या कैरोलस लीनियस। ठीक, अगला आता है फ्रेंड्स फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जोहन मेंडल को कहा जाता है। और फ्रेंड्स इन्होंने मटर के पौधे पर यहाँ पर प्रयोग किया था। ये कुछ डेफिनेशन हो गई थी। और हम जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों अब से शुरू होता है हमारा मेन पॉइंट, जो कि स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। क्या होता है फ्रेंड्स, कंकाल तंत्र हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी की स्पेशल से तैयारी करने वालों के लिए पर्याप्त रहने वाली है बायोलॉजी के। अगर दोस्तों मैं आपको बताता हूं, गारंटी देता हूं, अगर इस वीडियो को आपने देख लिया कंटिन्यू
तो फ्रेंड्स कोई सा भी क्वेश्चन क्यों नहीं आ जाओ, एनसीईआरटी बेस ही हम पढ़ा रहे हैं, पूरा एनसीईआरटी हमने पूरा नोट्स बनाया है, एक एक जो टॉपिक है उसको गहनता से अध्ययन किया है अलग से, तो एक भी टॉपिक इसमें रहा नहीं है। और कोई सी भी एग्जाम में आप बैठ जाओ तो साइंस इससे बाहर नहीं जाएगी, चाहे ग्रुप डी में क्यों ना 25 नंबर की साइंस आती है ग्रुप डी में फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, उससे भी बाहर नहीं जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। फुल पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। शुरू कर लेते हैं फ्रेंड्स, स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। फ्रेंड्स कंकाल तंत्र के दो भागों में बांटा गया है, तो कौन कौन सा है, एक तो हो जाएगा अंत कंकाल तंत्र यानी कि एंडो स्केलेटन, और दूसरा हो जाएगा फ्रेंड्स बाह्य कंकाल तंत्र एक्सो स्केलेटन सिस्टम। फ्रेंड्स अंत कंकाल तंत्र है वो शरीर के आंतरिक भाग बनाता है। अब दोस्तों आंतरिक यानी कि अंदर के भाग, ठीक है, वो हो जाएंगे इनर पार्ट्स, ठीक है। अब ये कौन से हो जाएंगे अंत कंकाल में दोस्तों, एक तो आपकी हड्डियां हो जाएंगी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बोन्स, क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोन्स। और फ्रेंड्स अगला हो जाएगा आपका उपास्थिति, उपास्थिति को बोलते हैं कार्टिलेज, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कार्टिलेज बोलते हैं। और मेरे प्यारे साथियों बाह्य कंकाल तंत्र की बात कर लेते हैं, तो बाह्य कंकाल तंत्र है वो इन भागों को बनाता है, किसके, बाह्य भागों को बनाता है, जिसे बोलते हैं क्वेटर पार्ट्स। अब दोस्तों एग्जाम्पल की अगर बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, तो एग्जाम्पल में एक हो जाएगा नाखून हो जाएगा जिसे नेल बोलते हैं, स्किन आपकी त्वचा हो जाएगी, हेयर आपके बाल हो जाएंगे, खुर हो जाएंगे। अब खुर कौन कौन से होंगे, गाय और भैंस के जो खुर होते हैं वो फ्रेंड्स बाह्य कंकाल तंत्र बनाते हैं। और एक सांप जो कैंचुली छोड़ता है फ्रेंड्स वो भी आपकी बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत आ जाएगी। पक्षियों के जो पंख होते हैं वो भी बाह्य कंकाल तंत्र आ जाएंगे फ्रेंड्स। अगर अब दोस्तों बात कर लेते हैं अंत कंकाल तंत्र है, उसमें दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले हड्डियां यानी कि बोन्स। अब दोस्तों बोन्स की बात कर लेते हैं हड्डियों की, तो स्टडी ऑफ बोन यानी कि हड्डियों का जो अध्ययन होता है फ्रेंड्स वो बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। चाहे से आप हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, दोनों का एक ही मीन्स यानी कि मीन्स निकलेगा, अर्थ निकलेगा ऑस्टियोलॉजी। दोस्तों हड्डियों का अध्ययन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और सबसे अगला क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों हड्डियों में पाया जाता है ओसिन प्रोटीन। ये भी लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, और फ्रेंड से रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम लगी थी पिछली, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। प्यारे साथियों हड्डियों में ओसिन प्रोटीन है वो पाया जाता है। और हड्डियां किसकी बनी हुई होती हैं, तो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती हैं हड्डियां, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगली इंग्लिश वाले बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि बोन्स आर मेड अप बाय कैल्शियम फास्फेट और कार्बोनेट। तो फ्रेंड्स कैल्शियम फास्फेट और कार्बोनेट दोनों की बनी हुई होती है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको कैल्शियम कार्बोनेट नहीं दिया जाए तो कैल्शियम फास्फेट आपको करके आना है, ठीक है। उसके बाद में प्यारे साथियों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मान लो कि मानव शरीर का कुल वजन है वो हड्डियों का कितना होता है फ्रेंड्स, 14% वजन होता है हड्डियों का हमारा मानव शरीर का, ठीक है। अब दोस्तों इनका कार्य पूछा जाएगा, तो कार्य क्या हो जाएगा कि शरीर है उसको एक तो मजबूती प्रदान करती है और एक रुधिर का निर्माण करती है यानी कि ब्लड फॉर्मेशन। फ्रेंड्स अगर आपके हड्डियां नहीं होंगी तो जो ब्लड है उसका फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा आपके बॉडी में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं अगर हमारे शरीर में अगर ऐसे कंकाल तंत्र हड्डियां नहीं होंगी तो फ्रेंड्स एक शरीर है हमारा वो एक गिद्ध की तरह रहेगा, गोल मटोल हो जाएगा, चाय यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स तो हड्डियों का होना हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि रुधिर निर्माण करती हैं, ब्लड फॉर्मेशन। और फ्रेंड्स जो बोन मैरो होती है अस्थि मज्जा, वो ब्लड बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं अस्थि मज्जा के अंदर। और अस्थि मज्जा फ्रेंड्स आपने सभी ने देखा होगा ये ऐसी होती है अस्थि मज्जा, ठीक है, यहाँ पर ऐसी होती है। तो यहाँ से जो ब्लड फॉर्मेशन का निर्माण होता है हमारे यहाँ से, ठीक है, तो आपने देखा भी होगा। उसके बाद में अगर फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हड्डियों की संख्या, तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है प्यारे साथियों, तो नवजात अगर शिशु की बात की जाती है एग्जाम में पूछा जाएगा कि नवजात यानी कि न्यू बॉर्न बेबी है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों 300 होती है। और बच्चे होते हैं चिल्ड्रन उनमें होती है 270 से 280। और वयस्क एडल्ट की बात की जाती है तो फ्रेंड्स 206 हड्डियां होती हैं। फ्रेंड्स मैं आपको पहले तो बात बता देता हूँ, एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो वयस्क यानी कि एडल्ट के आधार पर पूछा जाएगा जो कि 206 होती हैं, आपको ये लगाना है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ छोटे बच्चे होते हैं वो उनकी हड्डियां ज़्यादा क्यों होती है नवजात शिशु के, क्योंकि जो हड्डियां होती हैं उनमें जॉइंट अधिक रहते हैं। छोटे बच्चे में जॉइंट ज़्यादा रहते हैं, उसके बाद में जैसे बच्चे बड़े बनेंगे 10 से 12 साल के होंगे तो उनमें जॉइंट भर जाएंगे, कम हो जाएंगे। और उसके बाद में जो अडल्ट होंगे उनमें जॉइंट और भी कम हो जाएंगे, तो उसके आधार पर यहाँ पर हड्डियाँ कम पड़ती जाएंगी। हड्डियाँ गायब नहीं होती है फ्रेंड्स, जैसे एक कोई हड्डी है उसमें 8 जॉइंट है, ठीक है,
2 साल बाद में उसके 6 ही रह जाएंगी, यानी कि जो वृद्धि हो जाती है यहाँ से ये जॉइंट गायब हो जाता है और एक सीधी हड्डी बन जाती है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ तक बन जाती है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, जो अडल्ट होते हैं उनमें 206 हड्डियाँ होती है और अडल्ट के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो स्टूडेंट से ज़्यादातर किसी ने पढ़ाया भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, हड्डियों का जो घनत्व है दोस्तों, बोन डेंसिटी, तो हमारी जो हड्डियों की डेंसिटी है, घनत्व, वो +1 से -1 के बीच में ही होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए फ्रेंड्स? अगर दोस्तों -2 भी आपका डेंसिटी हो जाता है हड्डियों का घनत्व, तो ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि चिकनता की बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है? अस्थि क्षीणता की बीमारी हो जाती है। जो थोड़ा सा अगर आप गिर जाओगे तो फ्रेंड्स हड्डियां टूट जाती है। कैसे? आपने सुना भी होगा कि वो फलाना गिर गया, गिरते ही उसका हाथ की हड्डी टूट गई, थोड़ा सा गिरते ही, ठीक है। और एक बार नहीं दोस्तों, वो 2-2, 3-3, 4-4 बार जब भी गिरता है तब उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। वो क्या कारण है फ्रेंड्स? उसकी जो हड्डियों की डेंसिटी है, घनत्व है, वो फ्रेंड्स -2 से हो जाती है, ठीक है। यानी कि एवरेज रहना चाहिए, +1 से -1 के बीच में होना चाहिए, लेकिन वो -2 हो जाता है तो ये बीमारी हो जाती है एक ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थि क्षीणता की। तो फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि क्षीणता की बीमारी कब होती है? जब हड्डियों का घनत्व है, अब आपको ऑप्शन दे दी जाएगा +1, -1, -2, +2। आपको ऑप्शन करना है -2, जब हड्डियों का घनत्व -2 हो जाता है या इससे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब बात कर लेते हैं अंतकंकाल तंत्र। अब दोस्तों अंतकंकाल की बात कर लेते हैं तो कौन सा होता है? एंडोस्केलेटन सिस्टम। उसमें दोस्तों 206 वयस्क अडल्ट होते हैं, उनके लिए होती हैं हड्डियां। अब दोस्तों अब इसमें भी 2 प्रकार की होती हैं हड्डियां। एक तो होती है दोस्तों अक्षीय हड्डियां यानी कि एक्सियल बोन, एक होती है अपेंडिकुलर बोन यानी कि उपांगीय हड्डियां। प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, एक्सियल बोन्ड कौन सी होती है? यानी कि अक्षीय हड्डियां होती है, कुल 80 होती हैं। कितनी होती हैं? 80। अब मेरे प्यारे साथियों कपाल होता है हमारा, कपाल यानी कि स्कल, उसमें होती है 29 29 हड्डी। पसलियाँ होती है हमारी, वो रिब्स बोलते हैं, उसमें होती है 25 हड्डी। रीढ़ की हड्डी हड्डी होती है यानी कि वर्टिब्रेन, तो उसमें होती है दोस्तों 26 हड्डियाँ, ठीक है। टोटल 80 हड्डियाँ होती हैं अक्षीय यानी कि एक्सियल बोन्ड। उसके बाद में प्यारे साथियों अपेंडिकुलर बोन की बात कर लेते हैं, उपांगीय हड्डियां। तो कुल संख्या इनकी होती है 126। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, 206 हड्डियां मानव शरीर वयस्क में, तो उसमें से 80 हड्डियां यहाँ पर अक्षीय हो जाएंगी, तो 126 हड्डियां बचेगी जो कि उपांगीय हड्डियां होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें 126 में आपको 2 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। उसमें एक तो हो जाएगी लिम्स यानी कि हाथ और पैर हो जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं 60 तो रहती हैं हाथों में दोनों में और 60 होती हैं दोनों पैरों में। टोटल कुल मिलाकर 126 में के 120 हड्डियां तो यहाँ पर हाथों और पैरों में हो जाएंगी। अब दोस्तों 6 जो हड्डियां हैं वो आपकी मेखलाओं में हो जाएंगी। अब दोस्तों ग्रिडल बोलते हैं मेखला को, इंग्लिश स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा। अब ग्रिडल मेखला को बोलते हैं, तो अंश मेखला होता है तो और एक होता है श्रोणी मेखला। अब दोस्तों अंश मेखला और श्रोणी मेखला क्या होते हैं वो आपको आगे बताएंगे। पहले हम शुरू कर लेते हैं अक्षीय हड्डियां यानी कि एक्सियल बोन्ड। कौन कौन सी हैं एक्सियल बोन्ड? वो कुल टोटल मिलाकर होती हैं 80। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर 80 जो हड्डियां होती हैं उनका डिवाइडेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो कपाल की हड्डियां होती हैं उसमें मैं आपको बता देता हूं, तो फ्रेंड्स कपाल की जो हड्डियां होती हैं वो 4 प्रकार की डिवाइडेशन होता है। एक तो होती है चपटी हड्डियां जो कि 8 होती हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं चेहरे की हड्डियां होती है, हमारे चेहरा होता है, ये चेहरा, ये तो आपकी जो कपाल है उसकी हड्डियां हैं, कपाल में चपटी हड्डियां बोलते हैं इन्हें। और एक चेहरे की हड्डी होती है, एक कान की हड्डी होती है, 6 हड्डी कान की होती है, यानी कि एक कान में दोस्तों 3 हड्डी होती हैं। और जीभ की हड्डी होती है जिसे हायर्ड हड्डी बोलते हैं, हायर्ड बोन, वो एक होती है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मैं चपटी हड्डी के बारे में बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले जो कपाल की जो हमारे कपाल है उसकी चपटी हड्डियां 8 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं प्यारे साथियों? अब दोस्तों आप देख सकते हैं, एक तो होती है फ्रंटल, यहाँ पर आपकी जो खोपड़ी होती है उसमें फ्रंटल होती है। एक पेरिटल होती है, 2 हड्डी यहाँ पर, एक तो इधर की साइड होती है और एक इसके विपरीत होती है। 2 होती है दोस्तों टेम्पोरल, एक तो यहाँ पर हो जाएगी एक हिस्से में, एक इसके विपरीत हिस्से में हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों एक आप देख सकते हैं ऑक्टिपटल हो जाएगी पीछे की साइड, ठीक है, आपकी गुदरने की साइड, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों एक आपकी हो जाएगी एथेमोइड हो जाएगी, एक हो जाएगी सिनेपोइड, ठीक है, सिनेपनोइड यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 2 नंबर पर आता है आपके चेहरे की हड्डियाँ।
अब दोस्तों हमने ये चेहरा बनाया है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, अभी थोड़ा सा ड्रॉ करने नहीं जानते हैं। तो चेहरे की जो हड्डियां होती हैं, एक तो नासा हड्डी होती है फ्रेंड्स, दो यहाँ पर यह आपको दिखा रखा है, नासा हड्डी दो होती हैं, ठीक है। उसके बाद में एक दोस्तों वोमर हड्डी होती है, जो कि नाक की हड्डी होती है, ये भी वोमर एक होती है, इनकी संख्या 9 इसकी यहाँ से आप देख सकते हैं। नसल बोन की बात कर लेते हैं, दो होती हैं, और एक होती है लेक्राइमल, दो होती है लेक्राइमल, दोनों यहाँ की, ठीक है। ये आप जानते होंगे कौन सी हड्डी है। और दोस्तों इंटीरियर यहाँ पर होती है एक, ठीक है। उसके बाद में प्लेटिन होती हैं दो, यहाँ पर देख सकते हैं। एक जाइगोमेटिक होती है दो, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों जो एग्जाम में लगातार पूछी जाती है और इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट हड्डी रहने वाली है, वो होती है दोस्तों मैक्सिला। कौन सी हो जाती है? चेहरे की जो हड्डी होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया आपको तीर के द्वारा, दो हड्डी होती है मैक्सिला, और ये दो होती है फ्रेंड्स, ये होती है हमारे ऊपरी जबड़े की सबसे अचल हड्डी, यानी कि जो हल डिल नहीं सकती है, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, मैक्सिला जो हड्डी होती है वो हमारे ऊपरी जबड़े में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको हमने बताया भी गया है। और फ्रेंड्स ये होती है अचल हड्डी, यानी कि नॉन मूवेबल, ठीक है। और फ्रेंड्स मैंडिबल होती है, वो हमारी होती है यहाँ पर निचले जबड़े की हड्डी, और ये निचले जबड़े की हड्डी है वो लोअर जॉ बॉन्ड हो जाएगी। और ये दोस्तों चल हड्डी होती है, जो हम बोलते हैं आऊँ 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 ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये चल हड्डी हो जाएगी, जो कि मूवेबल होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये होती है मैंडिबल। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों लगातार, मैक्सिला और मैंडिबल से लगातार क्वेश्चन भर भर के आ रहे थे, ठीक है। दोनों को यहाँ पर क्वेश्चन अंतर करके पूछा जा सकता है, किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैंडिबल हो जाएगी सबसे मजबूत हड्डी, चल हड्डी हो जाएगी स्ट्रोंगेस्ट बोन, और 14 हड्डी होती है दोस्तों फेसियल की, आपको हमने बता दिया था। 8 होती है कपाल। अब दोस्तों 3 हड्डियां होती हैं, वो होती हैं कान की हड्डियां। टोटल कुल मिलाकर 6 हड्डियां होती हैं कान में, यानी कि 2 कान होते हैं फ्रेंड्स हमारे, एक कान में 3 होती हैं और एक में भी 3 होती हैं। तो इस प्रकार 2 कानों में 6 हड्डियां होती हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स मैलस हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, कान की जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 3। अब इसमें से दोस्तों पहली हड्डी की बात कर लेते हैं, तो वो होती है मैलस, ठीक है। मैलस हड्डी होती है। और फ्रेंड्स सेकंड नेम की अगर बात की जाए, मैलस का ही नेम होता है हैमर हड्डी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों सेकंड हड्डी की बात कर लेते हैं, वो होती है इनकस, और इनकस का सेकंड नाम है दोस्तों एनविल। क्या हो जाएगा? एनविल हो जाएगा। स्टेपीज है तीसरी हड्डी, उसका सेकंड नाम हो जाएगा दोस्तों स्ट्रप। तो फ्रेंड्स 3 प्रकार की आपको कान की हड्डी हमने बता दी हैं। टोटल एक कान में 3 हड्डी हैं, 3 हड्डी हैं। तो फ्रेंड्स ये 2 कानों में अलग अलग हो जाएगी, ये एक कान की हड्डी है तीनों, ठीक है। दूसरे कान में भी दोस्तों वही नाम रहेगा, सेकंड नेम आपको याद रखने हैं दोस्तों, एग्जाम में लगातार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी बार बार, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब दोस्तों पसलियाँ हैं, पसलियाँ की हड्डियों की बात कर लेते हैं। तो पसलियों की हड्डियों की हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमने डायफ्राम बनाया है, इस प्रकार से आपकी जो हड्डियाँ हैं वो रहती हैं। और दोस्तों अगर बात की जाती है, स्टूडेंट्स है लगातार कन्फ्यूजन में कैसे रहता है, अब पूछा जाएगा आपसे पसलियाँ कितनी होती हैं आपके, ठीक है। तो फ्रेंड्स पसलिया की बात की जाती है, तो पसलिया होती है हमारे ओनली 24, ठीक है। आप क्वेश्चन को गलत मत करके आना फ्रेंड्स। 22 यहाँ पर आप देख सकते हैं, 12 यहाँ पर होती है, 12 पसलियाँ इधर को, 12 पसलियाँ इधर को, लेफ्ट राइट में। और टोटल कुल मिलाकर 24 हड्डियाँ पसलियाँ होती हैं। और दोस्तों ये एक हड्डी होती है, ये हड्डी होती है जो कि बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टर्नम। और ये स्टर्नम से ही लगातार ये हड्डियाँ जुड़ी हुई होती हैं, कुछ तैरती हुई हड्डी होती हैं, कुछ हड्डियाँ अलग होती हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, 12 और 12 24 हड्डियाँ होती है, वो तो होती है पसलियाँ, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों ये जो पूरा आएगा यहाँ पर रिब केव, ये पूरा एरिया होगा वो रिब केव कहलाएगा, यानी कि अस्थि पंजर। और फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य के अस्थि पंजर में कितनी पसलियाँ होती हैं। फ्रेंड्स आपको 25 करने हैं। और रिब्स की बात की जाए पसलियों की, तो पसलियाँ होती है 24, और अस्थि पंजर में दोस्तों कितनी होती है? 25, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। अब दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ पसलियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो पसलियाँ होती है फ्रेंड्स 3 प्रकार की। ये होती हैं सत्य पसलियाँ, जिसमें 1 से और 7 तक जो पसलियाँ होती है, ऐसे आपको मैंने बताया था 7 तक, इधर को भी 7, ये होती हैं दोस्तों सत्य पसलियाँ। उसके बाद में दोस्तों झूठी पसलियाँ बोलते हैं, जिसे फाल्स रिब्स, जो कि 8 और 9 10, 8 9 और 10, इधर को भी 8 9 और 10, यहाँ से 7 तक हो जाएगी, ठीक है।
उसके बाद में तैरने वाली जो पसलियाँ होती है दोस्तों वो होती है फ्लोटिंग रिब्स, जो कि 11 और 12 होती है, जो अलग ही रहती है, वो तैरने वाली पसलियाँ कहलाती हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, मनुष्य की रीढ़ की हड्डी होती है वो बच्चों में। तो उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों, रीढ़ की हड्डियों की अगर बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स बच्चों में रीढ़ की हड्डियाँ होती है 33 और वयस्कों में अडल्ट में रीढ़ की हड्डियाँ होती है 26। अब फ्रेंड्स आप कैसे कहोगे कि सर ये जो रीढ़ की हड्डियाँ भी बदलती रहती हैं क्या? फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे कोई हड्डी है बच्चों में यहाँ पर जॉइंट्स ज़्यादा होंगे। क्या होंगे? जोन्ट ज़्यादा होंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो ये जोन्ट है, दो जोन्ट यहाँ पर एक में कन्वर्ट हो जाएगा, बीच का जोन्ट हट जाएगा, उसी प्रकार यहाँ से जोन्ट हट जाएगा। ठीक है, तो उस प्रकार टोटल 26 हड्डियाँ होती है वयस्कों में। अब दोस्तों जो रीढ़ की हड्डी होती है उस प्रकार बनावट रहती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा चित्र ऐसे ही बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से और यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये बोलते हैं सर्वाइकल। रीढ़ की हड्डियों में C1 से दोस्तों लेकर और C7 तक होता है सर्वाइकल। ठीक है, जो होती हैं 7 हड्डियां। एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सर्वाइकल की जो हड्डियां होती हैं उनकी संख्या बताइए। तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा C1 से C7, T1 से T12 और L1 से L5। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों C1 से लेकर C7 तक। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ से जो सर्वाइकल खत्म हो रही है आपकी C7 से लेकर और यहाँ तक फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, आपकी थोरेसिस होती है जो कि C12 होती है। ठीक है, 12 होती है, यानी कि T1 से लेकर T12 तक यहाँ पर होती है थोरेसिस। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 5 जो होती है आपकी लंबर होती है यहाँ पर, और इसको L1 से लेकर L5 बोला जाता है फ्रेंड्स। और लगातार मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से फ्रेंड्स। ये जब कोई व्यक्ति कोई भारी काम कर लेता है तो उनके जो रीढ़ की हड्डी के छल्ले खिसक जाते हैं, तो वो खिसकते हैं यहाँ से L1 से लेकर L5। यहाँ से कहाँ तक के? L1 से लेकर L5 के छल्ले खिसक जाते हैं, जिनको बोलते हैं दोस्तों लंबर। डिस्क स्लिप की बात करते हैं, डॉक्टर की डिस्क स्लिप हो गई आपकी, तो वो दोस्तों L1 से लेकर L5 वाले जो छल्ले हैं वही खिसक जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों 5 होती है फ्यूज होती हैं, जो कि सैक्रम होती है, और कोकेक्स होती है 4। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स उपांगीय हड्डियां की बात कर लेते हैं। तो उपांगीय हड्डियां दोस्तों एपेंडिकुलर बोन्स होती है, जिनकी संख्या होती है 126। ठीक है, अब ये दोस्तों लिम्स यानी कि पैर की हड्डियां और हाथ की हड्डियां होती है, हाथ और पैर की हड्डियां, और ग्रिडल यानी कि मेखलाओं की हड्डियां होती है 26 के बाद में 6। ठीक है, मतलब 126 होती है, उसमें से दोस्तों 120 तो ये हो जाती हैं। एक हाथ में दोस्तों 30 होती हैं, दोनों हाथों में हो जाएगी 30 दूना 60, और एक पैर में 30 होती है, दो पैरों में 30 हो जाए 60 हो जाएगी, तो 120 हड्डी तो ये हो जाएगी हाथ और पैर की लिम्स की। और ग्रिडल मेखलाएं होती है दोस्तों, ये भी दो प्रकार की मेखलाएं होती है। एक हो जाएगा दोस्तों पेक्टोरल ग्रिडल यानी कि अंश मेखला, जो कि कंधों को जोड़ने का काम करती है। अगला हो जाएगा फ्रेंड्स पेल्विक ग्रिडल, ये होती है। ठीक है, तो इसमें श्रोणी मेखला हो जाएगा फ्रेंड्स, ये होती है पैरों को जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हाथ की जो हड्डियां होती है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स हमारे जो हाथ होता है मनुष्य का हाथ, उसमें एक हाथ में 30 हड्डियां होती है, दोनों हाथों में 30 मिलाकर 60 हो जाती हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, अगर हाथ की हड्डियों की अगर एग्जाम में बात की जाए, अगर 27 ऑप्शन में आ रहा है एक हाथ की, तो वो भी आपको सही कर देना है, और मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे। फ्रेंड्स ये आपको हाथ का यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है, और इसमें कैल के यहाँ पर क्लेविकल हो जाएगा और एक स्कैपुला, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, उसके पहले बात कर लेते हैं दोस्तों हाथ की हड्डियाँ। ह्यूमरस हो जाएगी, ये हड्डी ह्यूमरस हो जाएगी। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारी खूनी आ जाएगी, खूनी से नीचे की दो हड्डियाँ मिलती हैं। एक जो इधर की हड्डी होती है फ्रेंड्स, उसको तो कहते हैं रेडियस, और उसके साथ में इधर की साइड की हड्डियाँ आपको हमने बना रखी है, वो हो जाएगी अल्ना। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, ह्यूमरस हो जाएगी ऊपरी भुजा की हड्डी, यानी कि ऊपरी भुजा में एक और एक यानी कि दो हड्डियाँ यहाँ पर हो जाएंगी। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी हड्डियाँ हैं कौन सी, एक हाथ की हमने बताई थी एक, और दोनों हाथों की हो जाएंगी दो। ठीक है, मतलब एक हाथ की एक और दोनों हाथों की दो हो जाएंगी। रेडियस दोस्तों मैं बता देता हूँ, एक हाथ में एक होएगी, दोनों हाथों में दो हो जाएंगी। उसके बाद में दोस्तों ये खोने के नीचे है रेडियस और अल्ना, अल्ना भी दोस्तों दो हो जाएंगी दोनों हाथों की। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपकी कलाई की हड्डी होती है, वो बोलते हैं उनको कार्पल्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कार्पल बोलते हैं फ्रेंड्स। कलाई की जो होती है, रिस्ट की जो हमारी जो हड्डी होती है, वो होती है 8 + 8 यानी कि 16। यहाँ पर 8 और 8 16 हड्डियाँ होती हैं। एक हाथ की 8 होती है, दूसरे हाथ की भी 16 होती हैं, दोनों की मिलाकर 16। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं मेटाकार्पल्स होती है हथेली के नीचे, हथेली की हड्डियाँ। ठीक है,
मतलब हथेली में होती हैं, वो होती हैं 5 एक हाथ में, 5 एक हाथ में, टोटल 10 हो जाती हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में दोस्तों फेलेंजर्स होती हैं, जो कि आपकी अंगुलियों की हड्डियां होती हैं। तो एक अंगुली में 14 फेलेंजर्स होती हैं, दूसरी में 14 होती हैं, तो टोटल 28 होती हैं। और इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर अगर सभी दोनों हाथों की हड्डियों को जोड़ा जाए तो फ्रेंड्स टोटल यहाँ पर 60 बनता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पर 27 लिखा था एक हाथ में, तो वो क्यों लिखा था, तो उसमें भी फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी यहाँ पर अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन आ जाता है, उसमें एक हाथ की 3 हड्डियों को यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता है। तो अगर एग्जाम में 27 ऑप्शन आ जाए तो उसको आप 27 कर देना। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, पैरों की हड्डियाँ। तो हमने पैर की थोड़ी सी बनावट ऐसे ही बना रखी है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपके समझ आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। पैर की जो हड्डियाँ हैं, हिंड ब्लिम्स, ठीक है। और अगर फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सारा कंटेंट आपको डेली इसी प्रकार मिलता रहेगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर हमारी जांग होती है, उसमें होती है फीमर हड्डी, ठीक है। तो दोनों जांगों में 1+1 हो जाएगी, 2 हड्डी, जो कि जांग की हड्डी होती है सबसे बड़ी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों पटेला, यहाँ पर हमारा जो घुटना होता है उसमें जो हड्डी होती है उसे बोलते हैं पटेला, जो कि दोनों पैरों में 1+1 हो जाएगी, घुटने की कटोरी बोलते हैं, जिसे नी कैप यानी कि पाड़ी बोलते हैं गाँव में, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों घुटने से नीचे होती हैं 2 हड्डियाँ, एक तो फिबुला होती है, एक टिबिया होती है। घुटने से नीचे होती है फ्रेंड्स, वो होती है टिबिया, ठीक है, जस्ट घुटने से नीचे होती है, दोनों पाँवों में 2 होती हैं। फिबुला दोस्तों हमारी जो पिंडली होती है, फेबुला, वो होती है, और ये भी 2 हड्डियाँ होती है। उसके बाद में दोस्तों टखना होता है हमारा, टखना, उसमें दोस्तों टखने में होती है टार्सल, और एक पैर में दोस्तों 7 हड्डियाँ होती है टखने में, दूसरे पैर में भी 7 हो जाएंगी, टोटल कुल मिलाकर दोस्तों 14 हड्डियाँ हो जाएंगी। उसके बाद में दोस्तों मेटाटार्सल हो जाएंगी, तलवे में हमारा जो पैर का तलवा होता है अंदर, मेटाटार्सल उसमें हो जाएंगी, एक पैर में 5, दूसरे पैर में भी 5, टोटल कुल मिलाकर दोस्तों 10 हड्डियाँ हो जाएंगी। उसके बाद में दोस्तों हमारे जो पैर की अंगुलियां हैं उस फेलेंजर बोलते हैं, उसमें दोस्तों अगर बात की जाए तो दोस्तों 14 अंगुलियां हो जाए, 14 हड्डियां हो जाएंगी एक पैर में, और 14 हो जाएगी 2 पैर में, दो, टोटल कुल मिलाकर 28, और टोटल इन सभी का जोड़ हो जाएगा दोस्तों 60। इस प्रकार हमारे एक पैर और एक पैर में 30 हड्डियां, एक हाथ में 30 हड्डियां, टोटल दोस्तों यहाँ पर 120 हड्डियां होती है हमारे लिम्स में, हाथ और पैर में। अब दोस्तों इस प्रकार जो क्वेश्चन बने जाएंगे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी यानी कि लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो कि होती है फीमर। हमारी जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांग में होती है फ्रेंड्स। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा शरीर की सबसे पतली हड्डी, थिनेस्ट बोन, जिसे बोलते हैं फिबुला। दोस्तों फिबुला को बोलते हैं, हमने आपको डायग्राम में बताया था कि फिबुला कहाँ पर स्थित होती है। वो दोस्तों फिबुला हमारी जो पिंडली होती है उसमें स्थित होती है, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे चमकीली जो हड्डी है फ्रेंड्स वो कौन सी है, तो दोस्तों टिबिया, हमारी जो टिबिया जो हड्डी हो जाएगी वो हो जाएगी सबसे चमकीली हड्डी। चमकीली हड्डी को बोलते हैं टिबिया हड्डी, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स अब लास्ट में बचा है मेखलाई, जो कि कुल 16 होती हैं, और मेखलाओं को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रिडल। अब फ्रेंड्स ये जो मेखलाएं होती हैं ये भी 2 प्रकार की होती हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर मेखलाओं की बात की जाती है तो पेक्टोरल ग्रिडल हो जाएंगी 4, उसके बाद में पेल्विक ग्रिडल हो जाएंगी 2, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ अंश मेखला यानी कि पेक्टोरल ग्रिडल को बोलते हैं अंश मेखला, जो कि कंधे की मेखला होती है यानी कि शोल्डर ग्रिडल। और दोस्तों ये अंश मेखला होती है, इसमें हाथ जुड़े हुए होते हैं, इनमें दोस्तों 4 हड्डी होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अंश मेखला में बात कर लेते हैं, एक तो होती है क्लेविकल, एक होती है स्कैपुला। दोस्तों क्लेविकल हड्डी को कॉलर हड्डी बोला जाता है यानी कि कॉलर बोन बोला जाता है। यहाँ पर जो हमारा सिर रहता है, और यहाँ पर जो हड्डी होती है वो इस लड़कियों में जो यहाँ पर जो ब्यूटी सी हड्डी रहती है उसको बोलते हैं कॉलर हड्डी। और दोस्तों उसी को सौंदर्य हड्डी बोलते हैं, ब्यूटी बोन बोलते हैं, यानी कि छोटे बच्चों में असली चली जाती है तो वो हड्डी बोलते हैं हम क्लेविकल, जो कि 1+1 होती है यानी कि 2 हड्डी वो होती हैं, और एक होती है स्पेकुला,
स्पेकुला होती है दोस्तों, वही 2 होती हैं। उसके बाद में दोस्तों श्रोणि मेखला होती है, जो कि कूल्हे की हड्डी होती है, यानी कि हिप गिर्डल बोलते हैं उसे। दोस्तों इससे हमारे पैर जुड़े हुए होते हैं। जॉइंट लेग होती हैं, जो कि 2 हड्डियां होती हैं। अब इसमें दोस्तों एक तो हो जाएगी सैक्रम, एक हो जाएगा कोकेक्स, ठीक है। 2 प्रकार की हड्डियां होती है। अब दोस्तों हम थोड़ी सी यहाँ पर जॉइंट पढ़ लेते हैं, संधि जिन्हें बोलते हैं हिंदी में जोड़। दोस्तों जोड़ों का अध्ययन है, स्टडी ऑफ जॉइंट, उसे बोलते हैं आर्थोलॉजी, ठीक है। फ्रेंड्स संख्या इनकी होती है, जो हमारे संधि होती हैं उनमें दोस्तों 360 संधियाँ होती है हमारे बॉडी में, ठीक है। ये 2 प्रकार की होती है फ्रेंड्स। पहला होता है अचल संधि, यानी कि इमूवेबल जॉइंट, जो गति नहीं करते हैं, जिन्हें बोलते हैं अचल। चल को बोलते हैं फ्रेंड्स जो गति नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं चल। अब दोस्तों यहाँ पर आपको डिवाइडेशन कर दिया है जॉइंट्स, यानी कि चल संधि और अचल संधि, यानी कि जो गतिमान रहती हैं वो चल संधि और गति स्थिर रहती हैं वो अचल संधि। दोस्तों स्कल जॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कपाल संधि है वो है अचल, ठीक है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको अगर जरा सी पसंद आ जाए ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। दोस्तों हिंज जोन, जो हिंज जॉइंट है वो कब्जा संधि बोलते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो मूवेबल होती है। दूसरा हो जाएगा ग्लाइंडिंग जॉइंट्स, यानी कि घुमावदार संधि। सैडल जॉइंट्स, यानी कि सैडल संधि। बॉल, यानी कि बॉल सॉकेट संधि, यानी कि कंदुक खलिका संधि बोलते हैं। फैलेंजस जॉइंट्स, यानी अंगुली की संधि। छठा हो जाएगा खूंटीदार संधि। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कब्जा संधि। तो कब्जा संधि में दोस्तों खोनी हो जाएगा, यानी कि हमारी एल्बो हो जाएगी, और घुटना हो जाएगा, यानी कि नी हो जाएगा, जिसे बोलते हैं हिंज जॉइंट, यानी कि कब्जा संधि। कब्जे की तरह दोस्तों ये काम करते हैं, ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं कब्जा संधि। अगला हो जाएगा घुमावदार संधि, जिसे ग्लैंडिंग जॉइंट्स बोलते हैं। ये हमारी जो कलाई होती है रिस्ट और एक टखना होता है, इसमें पाई जाती है। उसके बाद में तीसरे नंबर में दोस्तों सैंडल संधि, यानी कि सैंडल जॉइंट की बात कर लेते हैं। तो हिल्स हो जाएगी, यानी कि एडी में, और हाथ का जो अंगूठा होता है फ्रेंड्स हमारा, उस में हो जाएंगी। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं कंदुक खलिका संधि होती है, यानी कि हमारी जो बॉल सॉकेट जॉइंट है वो मेखला हो जाएंगी और ग्रिडल हो जाएंगी, ठीक है, मेखला को बोलते हैं। उसके बाद में फैलेंजस जॉइंट है, यानी कि वो अंगुली की संधि हो जाएंगी, और होती है खूंटीदार, यानी कि पिवोट जॉइंट, यानी कि कशेरुकी, यानी कि एटलस वर्टिब्रे, कशेरुकी संधि। अब दोस्तों जो हमारे मानव शरीर है उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है इस प्रकार होती है, ठीक है। और उसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, सर्वाइकल C1 से C7 होती है। उसमें जो फर्स्ट सर्वाइकल होती है C1, उसको ही बोलते हैं एटलस। सर्वाइकल में C1 से C7 तक होती है, तो उसमें C1 है, तो उसको ही बोलते हैं दोस्तों एटलस, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। और फ्रेंड्स अगर दोस्तों वीडियो थोड़ी सी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं आपको बता देता हूँ, अब ये लास्ट में थोड़ा सा पॉइंट और बच रहा है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। पेशी तंत्र को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में कल हम डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करेंगे। पेशियों का अध्ययन करा जाता है, तो उनको बोलते हैं मायोलॉजी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ध्यान दे लीजिएगा, स्टडी ऑफ मसल्स मायोलॉजी कहलाता है। और जो पेशी होती है मानव शरीर में 639 पेशियां होती है। तो दोस्तों ये भी पूछा जाएगा आपसे कि हमारी जो पेशियां हैं उनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों हमारी जो पेशियां होती हैं उनमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, जो कि अधिक संकुचित प्रोटीन होता है, यानी कि संकुचनशील प्रोटीन कहलाता है ये, ठीक है। उसके बाद में जो पेशियों में वर्णक पाया जाता है दोस्तों, वो पाया जाता है मायोग्लोबिन वर्णक। दोस्तों हमारे जो रक्त है, खून में कौन सा वर्णक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। उसी प्रकार पेशियों में वर्णक पाया जाता है मायोग्लोबिन। मसल ग्लैंड की बात कर लेते हैं, और जो हमारी त्वचा होती है स्किन, उसमें दोस्तों मेलेनिन वर्णक पाया जाता है। पेशियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की अगर दोस्तों बात की जाए तो सार्कोमियर यानी कि सार्कोमियर कहा जाता है, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स बात की जाए तो वो कहलाता है सार्कोमियर्स। बाईलैंग्वेज वीडियो रहने वाली है, और वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो लोग चैनल पर भी यदि नए हैं तो वो भी आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों टाइप ऑफ मसल्स बात कर लेते हैं, मांसपेशियों के प्रकार। तो दोस्तों यहाँ पर 3 प्रकार की होती है, एक तो स्केलेटन सिस्टम होती है, मसल्स होती है, कंकाल पेशी है, एक कोमल पेशी होती है, एक हृदय पेशी होती है।
फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, कंकाल पेशियों को ही ऐच्छिक पेशियां कहते हैं, यानी कि स्केलेटन मसल होती है उसे ही ऐच्छिक पेशियां कहते हैं, यानी कि वॉल्यूंटरी मसल। और दोस्तों ऐच्छिक पेशियां होती है उन्हें ही रेखित पेशी कहते हैं। अब दोस्तों स्टेटेड मसल्स मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐच्छिक पेशियां जो इच्छा से की जाती हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, जैसे हाथ और पैर हो जाएगा, ठीक है। अपनी इच्छा से कुछ भी कार्य करेंगे हम, तो हाथ पैर हमारी इच्छा से ही चलते हैं, तो ये ऐच्छिक पेशी हो जाएंगी। और रेखित पेशी में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर उन रेखित पेशी को अगर काट के माइक्रोस्कोप में देखें तो उनमें दोस्तों मैं आपको बता दूं एक रेखा सी दिखाई देगी, इस प्रकार से एक रेखा होगी, वो इस प्रकार से रेखा आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स उन्हें ही कहते हैं रेखित और ऐच्छिक पेशियां, कंकाल पेशियां, ठीक है। हाथ पैर इसमें आ जाएंगे एग्जाम्पल में। सेकंड होती है दोस्तों कोमल पेशी, जिसे बोलते हैं स्मूथ मसल इंग्लिश में। अनैच्छिक पेशियां बोलते हैं जो कि इनवॉल्यूंटरी मसल, यानी कि जिस पर हमारे मानव शरीर का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, वो अपनी इच्छा से ही होती हैं, जिन्हें अरेखी पेशी बोलते हैं दोस्तों। और इनमें दोस्तों कोई भी रेखा नहीं होती है, तो यानी कि इनका अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें काट कर, तो इनमें दोस्तों कोई भी यहाँ पर रेखा नहीं पाई जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों शरीर के आंतरिक अंग होते हैं, यानी कि किडनी लीवर है, उनमें पाई जाती है ये हमारे शरीर में, और ये अपनी इच्छा से कार्य करती हैं। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल के तौर पर किडनी और लीवर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों कार्डियक मसल की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हृदय पेशी इसे बोलते हैं हिंदी में, और ये दोस्तों दो प्रकार से होती है। अगर आप कहोगे कि दोस्तों हृदय हृदय एक अनैच्छिक पेशी हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप धड़कता है, ठीक है, किसी को धड़काना नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर बात की जाती है हृदय पेशियों को, तो ये कार्यविधि के आधार पर अलग होती हैं और संरचना के आधार पर अलग होती हैं। कार्यविधि यानी कि फंक्शनल के आधार पर होती है ये अरेखी अनैच्छिक पेशियाएं। अनैच्छिक और अरेखित कोमल पेशियां क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारे अपने आप काम करती है, यानी पर इसमें कोई रेखा भी नहीं होती है, ठीक है। काट के अगर इनको हम माइक्रोस्कोप में देखें तो इनमें कोई भी रेखा नहीं होती है। साथ ही दोस्तों ये आंतरिक अंग में पाई जाती है, तो इस प्रकार ये कार्यविधि के आधार पर अरेखित और अनैच्छिक पेशियां होंगी, ठीक है। और संरचना के आधार पर दोस्तों ये अगर स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो रेखित पेशी होंगी, ठीक है, संरचना के आधार पर, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। कल हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। और दोस्तों ये 40 से 42 मिनट की जो वीडियो है, अगर इसको आपने देख लिया, ये फुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं, फुल नोट्स है हैंड रिटन। और फ्रेंड्स ये मैंने खुद ने बनाए हैं नोट्स हैंड रिटन। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों, जरा सी भी क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, ठीक है।